अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़ने हैं। हमने जो 30 पेयर ऑफ वर्ड्स पहले कंप्लीट कर लिए थे और आज हमने जो है वो 31 से लेकर नेक्स्ट जो 15 है वो हमने क्लियर करने हैं। तो आपके सामने ये लिख के हमने रखे हुए हैं ताकि टाइम हमारा जो है वो कम से कम लगे और टाइम की बचत हो सके। तो पढ़ते हैं जी। सबसे पहला जो है वो है डिसीज्ड। 31 डिसीज्ड और डिसीज्ड। अब ये पहला जिसमें DISEASE आ जाए वो है बीमारी, और जिसमें DECEASED हो उसको हम कहते हैं मरहूम, यानी कि मरा हुआ। तो इसके साथ आपने इसका सेंटेंस बनाना होता है, ही इज सफरिंग फ्रॉम वेरी सीरियस डिजीज। यानी कि फर्स्ट वन का हमने सेंटेंस बनाना है। डिसीज उसका मतलब है बीमारी। जब आपने उर्दू में पढ़ लिया, मीनिंग आपको पता चल गया, उसके बाद आपने उसका सेंटेंस बनाना है। कहता है ही इज सफरिंग फ्रॉम वेरी सीरियस डिजीज, कि उसको एक बहुत ही सीरियस और संजीदा किस्म की बीमारी है। उसके बाद है डिसीज्ड, यानी कि मरा हुआ शख्स। कहते हैं द डिजीज्ड वाज अ टॉल मैन, के मरा हुआ शख्स एक लंबा आदमी था। 32 है ड्यू और ड्यू, DEW और DUE। अब DEW जो है वो होता है शबनम या ओस, जो सुबह के वक्त जो है वो गिरती है घास वगैरह पे। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। कहते हैं देयर आर सम ड्यू ड्रॉप्स ऑन द ग्रास। कहता है ग्रास पे कुछ शबनम के ओस के कतरे पड़े हुए हैं। उसके बाद ड्यू वजह, he cannot walk due to weakness। वीकनेस की वजह यानी कमजोरी की वजह से वो चल नहीं सकता। उसके बाद है डोज, DOSE डोज, और डोज DOZE डोज। DOSE डोज होता है खुराक और DOZE डोज होता है ऊंघना। तो पहले का हम सेंटेंस बनाते हैं। कहते हैं टेक 2 डोजेस ऑफ दिस मेडिसिन डेली। कहता है इस दवाई की 2 खुराकें डेली आपने लेनी है। उसके बाद है डोज ऊंघना, वाई आर यू डोजिंग, आप क्यों ऊंघ रहे हो, यानी कि हल्की हल्की नींद आना, उसे डोजिंग कहते हैं। 34 डिसेंट और डिसेंट। पहला है DECENT डिसेंट। इसका मतलब होता है बाहया होना, शाइस्ता होना। और दूसरा है DESCENT, इसका मतलब है कोई ढलवान वगैरह होना। पहला पढ़ते हैं। कहते हैं ही इज डिसेंट मैन विद डिसेंट मॉरल्स। कहते हैं वो बहुत ही बाहया और शाइस्ता किस्म का इखलाक के लिहाज से शख्स है। उसके बाद डिसेंट ढलान, द प्लेन बिगेन इट्स डिसेंट टू लाहौर एयरपोर्ट। कहता है कि जहाज ने लाहौर एयरपोर्ट की जैसे नीचे डिसेंट यानी कि ढलान की तरफ आना शुरू किया। 35 डिवाइस और डिवाइस, DEVICE डिवाइस और DEVISE डिवाइस। DEVICE डिवाइस होता है इजाद और DEVISE डिवाइस होता है तदबीर, कोई तरकीब वगैरह सोचना। तो फर्स्ट वन पढ़ते हैं हिज डिवाइस इज क्वाइट यूजफुल, उसकी इजाद बहुत अच्छी है, इस्तेमाल होने वाली है। दूसरा है डिवाइस तदबीर तरकीब, ही हैज डिवाइज्ड द
प्लान टू पास द एग्जामिनेशन, कि उसने इम्तिहान पास करने के लिए एक बहुत अच्छी तरकीब बनाई। 36 है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स। अब कहता है कि इसका मतलब है मुआशी। पढ़ने में दोनों सेम टू सेम है, थोड़ा सा फर्क है इनमें। फिक्रा पढ़ के देखते हैं। कहते हैं द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री इज नॉट साउंड। इधर इकोनॉमिक आएगा, इकोनॉमिक मुआशी, इकोनॉमिक्स मुआशियात। कहता है द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री इज नॉट साउंड, कि हमारे मुल्क की मुआशी हालत अच्छी नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, ही पास इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, वो मुआशियात के मजमून में पास हो गया। उसके बाद 37 इनवेलप और इनवेलप। सिर्फ एक के एंड पे ई नहीं आता और दूसरे के एंड पे ई आता है। जिसके एंड पे ई नहीं आता उसका मतलब है लपेट लेना, और जिसके एंड पे ई आता है इनवेलप, वो होगा लिफाफा। पहला पढ़ते हैं। कहता है द स्मोक इनवेलप्ड द इंटायर प्लाजा। कहता है कि प्लाजे को आग लगी जिसकी वजह से वो पूरा आग की लपेट में, स्मोक की और धुएं की लपेट में आ गया। दूसरा इनवेलप लिफाफा, आई हैव एन इनवेलप, कि मेरे पास एक लिफाफा है। उसके बाद 38 इलिजिबल, इलिजिबल एक है ELIGIBLE, इसका मतलब होता है अहल होना, लायक होना। दूसरा है ILLEGIBLE, इसका मतलब है एलिजिबल जो पढ़ा ना जा सके। पहला पढ़ते हैं। ही इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, वो इस ओहदे के लिए अहल है। हिज हैंड राइटिंग इज इलिजिबल, उसकी लिखाई पढ़ी नहीं जाती। 39 एम्पायर, अंपायर, EMPIRE एम्पायर सल्तनत, रियासत, और UMPIRE एम्पायर किसी भी खेल में जो फैसला कमेटी ने एक बंदे को इंचार्ज बनाया होता है कि उसका फैसला करना है, तो उसको क्या कहते हैं, अंपायर। पहले पढ़ते हैं। ऑल द एंशिएंट एम्पायर्स हैव डिक्लाइंड नाउ। कहता है तमाम के तमाम जो पहले सल्तनत रियासत चलती होती थी वो अब खत्म हो चुकी हैं। द अंपायर डिक्लेयर्ड हिम आउट। कहता है अंपायर ने फैसला दिया कि उसको, वो आउट है। उसके बाद है 40 फेयर और फेयर, FAIR फेयर, इसका मतलब होता है एक तो मेला और दूसरा मतलब होता है अच्छा होना। दूसरा उसके बाद है FARE फेयर, इसका मतलब होता है किराया। यानी ये जो FAIR है इसके भी दो मतलब हैं, एक तो मेला और एक अच्छा होना। तो हम पढ़ते हैं। कहता है लेट अस गो टू फेयर, आओ मेले को चलें। और दूसरा कहता है अली ऑल हिज चिल्ड्रन आर फेयर, कि उसके तमाम बच्चे अच्छे हैं। उसके बाद है फेयर किराया, आई कैन नॉट अफोर्ड दिस एयर फेयर, कि मैं इसका जहाज का किराया जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। 41 है फादर और फर्दर, फादर और फर्दर। अब फादर का मतलब होता है और आगे, और फर्दर का मतलब होता है मजीद। He went farther and met an old beggar, वो आगे गया और किससे मिला, एक ओल्ड beggar यानी मांगने वाले से। उसके बाद फर्दर, I have nothing further to say
इन हिज फेवर, कहता है मैं मजीद उसके फेवर में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। उसके बाद 42 है 4 और 4, FOUR 4 होता है 4 और FORE 4 होता है सामने, FORE सामने, FOUR 4। फर्स्ट पढ़ते हैं आई हैव 4 बुक्स, मेरे पास 4 किताबें हैं। FORE 4 सामने, माई फोरहेड वाज ब्लीडिंग के सामने से कहता है कि जो माथा है उसे फोरहेड कहते हैं, कहता है कि उसमें से क्या है कि खून निकल रहा है। 43 फीट, फीट FEET फीट और FEAT फीट। FEET फीट का मतलब होता है पाँव और FEAT का मतलब होता है करतब वगैरह करके दिखाना। कहता है आई हैव 2 फीट, कहता मेरे 2 पाँव हैं। द जगलर शोड अस मैनी फीट्स, कहता है जो तमाशा करने वाला होता है, करतब करने वाला होता है, उसे जगलर कहते हैं। कहता है जगलर ने हमें काफी या कई करतब दिखाए। 44 फ्लोर और फ्लोर, FLOUR फ्लोर, FLOOR फ्लोर। जहां FLOUR आ जाए वहां उसका मतलब होता है आटा, और FLOOR फ्लोर हो तो वो फर्श। पहला पढ़ते हैं देयर आर मैनी फ्लोर मिल्स इन लाहौर, लाहौर में काफी फ्लोर मिल्स हैं। दूसरा ही इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर बैठ रहा है। 45 फॉल गलत, फॉल पालतू मुर्गी, FOUL फॉल गलत। जो खेलों में भी हम अक्सर कहते हैं कि फॉल हो गया, तो उसका मतलब होता है कि गलत खेल उसने खेली है जिसकी वजह से उसको फॉल दे दिया गया। और FOWL फॉल क्या है, पालतू मुर्गी, जो मुर्गी घर में पालने के लिए रखी होती है। पहला पढ़ते हैं यू आर प्लेइंग फॉल, आप गलत खेल रहे हो। दूसरा पढ़ते हैं आई कीप फॉल, मैंने जो कहता है कि मैंने पालतू मुर्गी जो है वो रखी हुई है। तो ये 15 पेयर ऑफ वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इसके साथ हमने एक एप्लीकेशन करनी है, ये एप्लीकेशन पहले भी आपको पढ़ाई हुई है, तो मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये एप्लीकेशन है जी, चेयरमैन वापडा को हमने एप्लीकेशन लिखनी है। किसके लिए लिखनी है, सब इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले तरीका मैंने आपको पहले भी इसका बताया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन को पढ़ लेना है कि एप्लीकेशन में कहता क्या है। कहता है राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन वापडा, टू द चेयरमैन वापडा, इसका मतलब ये है कि चेयरमैन वापडा को लिखनी है, इसके नाम लिखनी है। फॉर द पोस्ट ऑफ एन ओवरसीयर सब इंजीनियर फोरमैन, तो सबसे पहले द चेयरमैन, उसके बाद कोमा, उसके बाद वापडा कोमा, उसके बाद ये चेयरमैन जहां बैठता है, यानी कि अगर लाहौर में बैठता है तो आपने लाहौर का नाम, अगर फैसलाबाद बैठता है तो फैसलाबाद का नाम, कराची मुल्तान जहां भी है आपने वो शहर का नाम लिख देना है, और उसके आगे कोमा नहीं लगाना, उसके आगे आपने फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपने जो है वो मार्कर से लिखना है या थोड़ा सा बोल्ड करके उसको लिखना है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट में लिखना है जी रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट एज सब इंजीनियर, कि सब इंजीनियर की पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। अच्छा, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर कोमा, दिस इज रेफरेंस टू योर एड इन द डेली डॉन ऑफ टुडे,
क्या है, सबसे पहले आपने रेफरेंस दे देना है कि आपने जिस न्यूज़पेपर से ये वाली ऐड पढ़ी है। तो इसीलिए उसने लिखा है दिस इज रेफरेंस टू योर ऐड इन द डेली डॉन ऑफ टुडे। कहता है डेली डॉन की जो आपका न्यूज़पेपर है उसमें से मैंने आपका ऐड पढ़ा है। I have come to know that some posts of sub-engineers are lying vacant under your kind control। कहता है कि आपके कंट्रोल में कुछ सब इंजीनियर्स की पोस्ट पड़ी हुई हैं। उसके बाद कहता है आई ऑफर माई सर्विसेज फॉर वन ऑफ द सेम इन योर कंसर्न। कहता है इनमें से एक पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, अपनी खिदमात पेश करना चाहता हूँ। उसके बाद उसने बताना है अपने बारे में। आपने जब लिखनी है जॉब एप्लीकेशन तो आपने थोड़ा सा रेफरेंस देकर कि इस न्यूज़पेपर में मैंने आपका ऐड देखा। उसके बाद आपने थोड़ा सा बताना है कि आपके मैंने इस सब इंजीनियर की जो पोस्ट आपने दी थी न्यूज़पेपर में, उनमें से एक पोस्ट पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। और आपने उसको फिर उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, यहाँ अपने बारे में थोड़ा सा बताना है। तो इसमें कहता है आई हैव obtained 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। कहता है कि मैंने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। आई हैव 3 year एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड एज सुपरवाइज़र। वो कहता है कि मैंने 3 साल तजर्बा भी हासिल किया है। किधर से? एज सुपरवाइज़र के तौर पर इन द रेलिवेंट फील्ड, यानी कि इसी फील्ड में इलेक्ट्रिकल की फील्ड में ही उसने 3 साल का तजर्बा भी हासिल किया है। उसके बाद कहता है आई हैव बीन वर्किंग इन द इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप ऑफ माई ब्रदर एट हार रोड होर फॉर द लास्ट 3 years। वो कहता है कि मैं